हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप ट्रेंडिंग जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में कंप्लीट देखेंगे और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे आपके उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। ठीक, क्योंकि पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर दिखेंगे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये कहता है इसमें। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अभी जो जितना कंपटीशन बढ़ चुका है, इस कंपटीशन में औरों से अपने आप को आगे रखने के लिए आपको जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का मेन बेनिफिट ये है कि एक बार पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पास यदि आप लेते हो 16 से 18 जून के मध्य टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करते हुए सबसे कम प्राइस में आपको ये डील मिलने वाली है। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे उनके लिए भी इस कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो में होता है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको आप अनलिमिटेड टाइम री अटेम्प्ट कर सकते हो। और पास में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित टेस्ट रहते हैं और टेक्स्ट बुक पास प्रो में उसके बेस पर आधारित टेस्ट तो रहते ही रहते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को परख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यू कैंडिडेट चेकआउट कर सकते हैं और एक लक्की विनर्स को फादर्स डे के अवसर पर आईफोन 14 डेली है वो विन कर सकते हैं, जो ये कैंडिडेट 16 से 18 जून के बंदे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टीटीसी के कूपन कोड यूज करते हुए जरूर चेकआउट कीजिएगा। संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है। संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है। तो आंसर है इसका, संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति, राष्ट्र की एकता, अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे या बंधुता को बढ़ावा देती है प्रस्तावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक, और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1885 में बम्बई में, इसीलिए इसको बम्बई अधिवेशन भी बोला जाता है। ठीक, याद रखना आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो अधिवेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, जो ये अधिवेशन हुआ था ये। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। इसके अलावा आपसे पूछते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से अधिवेशन जो है अध्यक्षता की थी इसकी। तो 1938 का जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 का जो त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको याद होनी चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड। पहला है, महात्मा गांधी ने जो अधिवेशन होस्ट किया था, अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1937 का फैसपुर अधिवेशन जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, याद रखना। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन जो 1893 का था उसकी अध्यक्षता भी की थी दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम, ये तो बता दिया मैंने पहले। नेक्स्ट फैक्ट आता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था
उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन इन्होंने होस्ट किया था, अध्यक्ष रही थी ये। इसके अलावा नीली सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और ये स्वतंत्रता से पहले की स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट, ये पूछा गया था आपसे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका, सोनिया गांधी ने 1995, 1998, 2013 मतलब 1995 का जो अधिवेशन हुआ था वो होस्ट किया था, अध्यक्षता की थी, और 1998 से 2013 तक सोनिया गांधी ने ही अध्यक्षता की है। और सोनिया गांधी ही लॉन्गेस्ट सर्विंग INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है वो आता है डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। जो INC सत्र हुआ था 1889 का बॉम्बे सत्र, उसमें महिला प्रतिनिधि थी ये, कौन? डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। इसके अलावा INC सत्र जो 1890 का हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जो है बोलने वाली पहली महिला भी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ यहाँ पे, जो कादम्बिनी गांगुली हैं वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में पहली महिला स्नातक भी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो, उनमें पुलिस जो है डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकती है। और कॉग्निजेबल जो आपके ऑफेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो है, पहला मर्डर हो गया यानी हत्या, बलात्कार हो गया, चोरी हो गई, अपहरण, जालसाजी आदि जो है एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट, ये करंट का क्वेश्चन आ गया है इसमें, दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर नियमों का विलय किया गया है? तो ये किया गया है 3। 22 मई 2022 को जो है किया गया था ये। इसके अलावा इस पर आपको पता होना चाहिए किन तीनों का किया गया था विलय। तो पहला है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का, फिर उत्तरी, और आपको पता होना चाहिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम का। इन तीनों का जो है किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मैंने आपको बता दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर का अधिवेशन इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा है, ये सारे फैक्ट जो है मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार पॉज करके आप इनको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 संबंधित है आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है आपको। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 19 से रिलेटेड कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 19A ये बोलने की आज़ादी देता है आपको। 19B सभा की आज़ादी देता है आपको, सभा बुलाने की। 19C संघ बनाने की आज़ादी देता है आपको। 19D पूरे देश में आने जाने की आज़ादी देता है। 19E आपको कहीं भी पूरे देश में बसने की और रहने की आज़ादी देता है। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी देता है आपको, मतलब कोई भी व्यापार आप स्थापित कर सकते हो आप अपना, तो ये बताता है ये, ठीक। इसके अलावा आपको अगर याद करना चाहते हैं आप इसे, तो इसके लिए ट्रिक दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। जैसे
बोध यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया, तो बो से कर सकते हो बोलने की आज़ादी, सा से कर सकते हो सभा की आज़ादी, संघ से सकते हो आप संघ की बनाने की आज़ादी, आया गया से कर सकते हो आप आने जाने की आज़ादी, और बस से कर सकते हो बसने की आज़ादी, व्यापार से यानी व्यापार की आज़ादी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में। जैसे 19F है अनुच्छेद, तो ये 19 जो F था ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, इसके अलावा फैक्ट दिया हुआ है आपको, जो संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संशोधन 1978 में हटाया गया था, इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये जो मिलेगा आपको अनुच्छेद 300A में मिलेगा। ठीक, ये बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है आपका समान नागरिक संहिता से। ठीक, समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पूछते हैं आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को, मतलब 25 जनवरी। ये आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 16 में, अभी मैंने आपको बताया भी था। और 16 ये क्या कहता है? ये कहता है राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ये दिया गया यहाँ पे। अनुच्छेद 2 कहता है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी, न विभेदित किया जाएगा, मतलब भेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 किससे संबंधित है? द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपके जो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 है, ये मतदाता सूची डाटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रयास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है? इससे फर्जी वोटिंग जो रुक जाती है और फर्जी जो मत होते हैं वो भी रुक जाते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट, किस यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट है खुद का? तो ये है दिल्ली। टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, 6 से हैं जिनके मतलब एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं वो। और अनुच्छेद जो 14 होता है 214 है, उसके अनुसार भारत में के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि 231 में यह भी उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट, अब ऐसे कुछ यूटीज हैं और स्टेट्स हैं जिनके एक से अधिक स्टेट मतलब में आते हैं हाई कोर्ट जो होते हैं, वो एक से अधिक स्टेट हैं जिनके या फिर यूटी हैं। ऐसे भी हैं कुछ, उनके नाम देख लेते हैं कुछ। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, इसमें महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली और दमन दीव और गोवा आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं
वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड आता है। मद्रास हाई कोर्ट में आता है तमिलनाडु और पौंडीचेरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में आता है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केरला में आता है केरला और लक्षद्वीप। पंजाब और हरियाणा में आता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा 6 सदस्य नामित किए जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद में केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्लस बिना विधानसभा वाले यूटी के उपराज्यपाल, प्रशासक और राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के? ये होते हैं प्रधानमंत्री। सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 263 के अनुसार परामर्श के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक हो सकती हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति 1996 में स्थापित की गई। इस समिति के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष प्लस 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्लस अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की सहायता हेतु 9 मुख्यमंत्रियों की एक परिषद है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें इसको जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये जो आता है मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 अनुच्छेद 51 का में आता है और इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य इंक्लूडेड हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये 11 कौन कौन से हैं? पहला आता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। सेकंड आता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट आता है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण रखे, उसके प्रति देश की रक्षा करें। और नेक्स्ट आता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट आता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसका निर्माण करें। नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नेक्स्ट आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। इसके अलावा 9th है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है जो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 वाला, उसके तहत जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, संघ सूची में शामिल कौन सा विषय है? विषय कौन सा है? संघ सूची में
शामिल विषय कौन सा है? तो संघ सूची में टोटल 97 मूल रूप से थे, अभी जो हैं 100 हैं टोटल। इसमें क्या क्या आता है? इसमें रक्षा आती है, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार प्रत्यार्पण, युद्ध, शांति, नागरिकता, जनगणना, आयकर, नगर निगम इसके अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में अगर आप देखते हैं 15 ऐसे विषय हैं जिन पर संसद को कर लगाने का विशेष अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले इसमें 66 थे। और इसमें कौन कौन से हैं अभी? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टा, जुआ, जेल, तीर्थ, नशीली शराब, अंत्येष्टि, लाइब्रेरी, म्यूजियम, कृषि, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो 69 जो संशोधन था, मतलब 69वां जो संशोधन था 1991 वाला, 1991 वाला, इसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। इसमें क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सूची के तहत 3 विषयों पर कानून नहीं बनाया जा सकता। और 3 विषय कौन से हैं? लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि। नेक्स्ट है राज्य सूची में टोटल 20 विषय हैं जिन पर राज्यों की विधानसभाओं को कर लगाने का विशेष अधिकार है। अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दंतक ग्रहण, उत्तराधिकार, फौजदारी, कानून, निवारक निरोध। इसके अलावा समवर्ती सूची में 3 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। और वो कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा हो गया आपका, वन हो गए, जंगली हो गए, जंगली जानवर जो होते हैं, पक्षियों का संरक्षण, वजन और उपाय, न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन इसमें ऐड किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 दिए गए हैं ऊपर वाले ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 43B है ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 43B यानी 43B। इसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा संरक्षण प्रदान किया है। इस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया। 43A जो 42वें संशोधन द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो अभी जो बाल विवाह की मतलब वुमेन्स की जो एज है वो कितनी कर दी गई है शादी के लिए? वो कर दी गई है आपकी 21 वर्ष। ठीक, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने।
नेक्स्ट आता है भारत का भाग 4 किससे संबंधित है। भारत का भाग 4 किससे संबंधित है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। भाग 1 क्या कहता है, इसमें संघ और उसका क्षेत्र आते हैं। 1 से 4 में अनुच्छेद। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार को दिखाता है, 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य को 51A में। भाग 8 जो बताता है वो केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में बताता है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। भाग 9A नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। भाग 10 बताता है अनुसूचित जातियां और जनजातियों से संबंधित है, उनके जो क्षेत्र आते हैं इसके अंदर ही आते हैं, और अनुच्छेद 244 से 244A तक इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 52 में। इसके अलावा राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिससे भारत के राष्ट्रपति का पद जो वर्णित है वो अनुच्छेद 52 में है। संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। यहाँ पे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यह अनुच्छेद 57 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बताई गई हैं, यह अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं टोटल, ये हैं 22। कौन कौन सी भाषाएं हैं, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आती है। 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया। शुरू में जो है टोटल 14 भाषाएं थी। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, सिंधी भाषा को। फिर इसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1922वें जो संविधान संशोधन हुआ था 71वां, इसमें ऐड किया गया था। फिर 2023 में 92वां जो संविधान संशोधन था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोटिंग करता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोटिंग करता है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है
ये इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे, सेम ये बाकी चीज़ें। और नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, राज्य विधानसभा सदस्य और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 जो है सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जो वोट नहीं डाल सकते राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। राज्य विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन सभी सदस्य निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में? तो ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। जो अनुच्छेद 25 है वो बताता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। 27 बताता है आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन माना जाता है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष। एमपी के लिए 25 वर्ष, एमएलए के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है ही, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। और अनुच्छेद 61वां संविधान संशोधन है जो अधिनियम 1989, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? तो ये करी गई थी 31 अक्टूबर 1966 में। 31 अक्टूबर 1966 में प्रथम हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। आयरलैंड से, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये आप जो है पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी आपको मतलब आने चाहिए। एग्जाम में आप भूल जाते हैं आप, क्योंकि जो जितने ज़्यादा सिंपल होते हैं उतने ज़्यादा आप भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर चलो मैं बता ही देता हूँ। जो यूएस से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं इसे, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की जो मतलब राष्ट्रपति को निर्वाचित करने और उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, ये जो लॉ लिया गया है ये लिया गया अमेरिका से। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है ब्रिटेन से। आयरलैंड से लिया गया है अपने नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से लिए गए हैं आपके आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं।
कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, मतलब पहले बता दिया था मैंने, सेम ही क्वेश्चन है, हो सकता है दूसरी शिफ्ट में आ गया हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, ठीक। और ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष, MP के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, MLA बनने के लिए 25, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ये आपको आनी चाहिए क्वेश्चन, मतलब पूछ लेते हैं बीच बीच में कभी कभी, तो मैंने सभी का बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है आपका, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रंगराजन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो रंगराजन जो समिति है इसका गठन क्यों किया गया था ये पूछा है। तो विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश के लिए सरकार द्वारा 1993 में गठित की गई थी। विनिवेश से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 आयोग जो है गठन किए गए थे। कौन कौन से हैं? पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकारिया आयोग, और इसके अलावा पूंछी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 2007 में केंद्र और राज्य संबंधों पर एक आयोग के रूप में किया गया था। इसका गठन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधान परिषद की संख्या का कितना होना चाहिए, मतलब अनुपात कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। मतलब राज्य में, अगर राज्य की विधानसभा में इतने, मतलब अगर मान लो 30 है तो इसमें विधान परिषद में होंगे 10, मतलब 1/3 ऐसा। और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40, ठीक। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। तो आप कैसे याद कर सकते हो इसे? तो इसके याद करने के लिए ये है, तू भी मजा कर। तो ऐसे याद कर सकते, तू से कर सकते हो आप तेलंगाना, यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी से बिहार कर सकते हो। मज़ा, ये मज़ा दिख रहा है ना आप यहाँ पे, तो मज़ा से कर सकते हो आप महाराष्ट्र। कर, और कर से कर सकते हो आप कर्नाटक, ठीक। और यहाँ पे ए भी तो है ना मज़ा में, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, ठीक। एक मैं भूल गया था बीच में। इसके अलावा 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दी, लेकिन संसद ने मंजूरी नहीं दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द 1858 एक्ट ऑल्सो कॉल्ड? जो 1858 का एक्ट है जो, उसको और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 को सुशासन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत सुशासन अधिनियम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 12 से 35 मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? राज्य सूची में 61 विषय हैं टोटल,
पहले 66 थे, और ये मैंने आपको वैसे बता दिए, आप इसको एक बार पढ़ लेना। आपसे इसमें से कुछ पूछा होगा, जैसे आपसे पूछा होगा कि सार्वजनिक जो ऑप्शन दिया होगा उसमें सार्वजनिक व्यवस्था दी होगी, तो उनमें से आपको एक को क्लिक करना था। ठीक, तो ऐसे मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय इसमें आते हैं। सट्टा, जुआ, जेल, तीर्थ, नशीली शराब, लाइब्रेरी, अंत्येष्टि और म्यूजियम, कृषि, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, मैंने जब क्वेश्चन पीछे पढ़े थे, तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, रिपीट हो गई ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मौलिक अधिकार मैंने बता दिया था आपको, 12 से 35 में आते हैं, भाग 3 में, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले ही। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे? तो प्रमुख चरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चिदम्बरम पिल्लई, सीवी राघवाचार्य, अश्विनी कुमार दत्ता, टी प्रकाश, ये थे चरमपंथी नेता। इसके अलावा उदारवादी नेता कौन कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, आर.सी. दत्त, रहीमतुल्ला एन सयानी, के.टी. तेलंग, दादा भाई नारोजी, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, ये थे उदारवादी नेता। इसके अलावा सूरत में 1907 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने करी थी। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल फिर से एक साथ हो गए थे 1916 में। 1907 में मतलब गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे 1907 में, और 1916 में दोबारा से एक हो गए थे। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने आपको बता दिया था, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, है ना। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल के पास राज्य की सभी कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है, और संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान देता है आपको। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे, नागरिक संहिता से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का। सारी चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ के बता दी हैं 2 बार। और अनुच्छेद 67 में जो है ये आता है, और अनुच्छेद 56 जो है आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है। अनुच्छेद 56 इसमें भी 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल भी, क्या आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने के लिए बताता है, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है राज्यपाल डैश साल के कार्यकाल के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। मतलब कितने साल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल? तो ये करता है आपका 5 साल के लिए, और ये बताया गया आपके अनुच्छेद 243(1) में के तहत, आई के तहत। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर या इससे पहले समय पर, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्य होंगे।
27 नवंबर 2017 को 15वें आयोग का गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा और 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। 14वें कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम पूछा है तो प्रथम है के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी, कार्यकाल था इनका 1952 से 1957। नेक्स्ट, ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है? तो अभी बताया था आपको, कैबिनेट प्रणाली यानी संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जो है कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से। रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। धारा 377 किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में समलैंगिकता यानी बाइसेक्सुअलिटी को जो है अपराध घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा इसके तहत पहले एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, जिसे 6 सितंबर 2018 को हटा दिया गया। धारा 377 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से। रिपीट हो गया क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें वो सेम ही हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को। अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्य में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, यानी 233 प्लस 12 यानी 245। नेक्स्ट, वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। 14th है वाइस और 14th क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं आपके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश यूके से ली गई है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया था आपको। रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरम। किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? कोरम। और ये जो होता है कुल जो संख्या होती है उसको 1/10 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो राज्यसभा या लोकसभा में जो गणपूर्ति जो संख्या होती है उसका 1/10 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 29 से 30 क्या होता है? तो ये आपको बताता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है आपको। 29 जो है अल्पसंख्यक समूहों के हित की रक्षा करने के लिए बताता है। 19(1) यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29(2) राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर अपने द्वारा चलाए जाने वाले, उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में इंकार नहीं करेगा। ये 29(2) बताता है। अनुच्छेद 30 बताता है आपको अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताता है आपको अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है आपका, भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005
में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया, जिससे बेटियों को माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है? तो यह है आपका अनुच्छेद 30(1). बाकी रिपीट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हैं आपके अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 बताता है आपको मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है आपका। अनुच्छेद 24 कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंधित कर दिया गया है इसमें। और ये बाकी आप पढ़ लेना, ये रिपीट हो गए। नेक्स्ट है अनुच्छेद धारा 370 क्या बताती है? धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35(a) द्वारा एक विशेष दर्जा को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। अनुच्छेद 35 1954 में जोड़ा गया था। संविधान का अनुच्छेद 35(a) जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, इसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनाव आयोजित करता है ये चुनाव। और ये जो इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्रत्येक राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान अनुच्छेद 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों ये रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, पंचायत समितियों के चुनाव कराने के लिए अधिकार देता है। नेक्स्ट, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16, तो भाग 16 संबंधित आपके कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 230 से 342 अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण देता है आपको। और अनुच्छेद जो 30 है वो देता है, और अनुच्छेद जो 331 है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? ये है 40वां अनुच्छेद संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से। अनुच्छेद 352 से 360 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपात उपबंध बताए गए हैं। आपात उपबंध 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है आपको। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। 50वें CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आपके DY चंद्रचूड़। और 49वें थे उदय उमेश ललित, और पहले थे हरिलाल कानिया, H कानिया बोलते हैं इनको। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। आर्टिकल 40 आपको ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको।
राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये हैं सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ये लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा ही होंगे। तो मैंने आपको जो है फटाफट से बता दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताए, क्या वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और क्या आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि और भी फैक्ट मुझे ऐड करने चाहिए थे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।